नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल आईएएस एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को लेकर सजग होंगे। तो उसी श्रेणी में जियोग्राफी के चतुर्थ एपिसोड में आज हम प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ हर बिंदु को ठीक से समझेंगे, जैसा कि अभी तक हम इन सारे एपिसोडों में देखते हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देखें, जिनकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और जो हमारी श्रृंखला चल रही है कि जो विद्यार्थी हमारे लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए प्रश्नों का जवाब देगा, उसके प्रश्नों के जवाब देने वाले विद्यार्थी के नाम को अनाउंस करेंगे। तो आज हमने इन सभी विद्यार्थियों की लिस्ट आपके यहाँ पर लगाई है, एक बार आप खुद चेक कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला नाम आपका भी होना चाहिए और आप भी इस जो वीडियो अंत में प्रश्न दिए जाएंगे उसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज का हम जो टॉपिक है उससे आगे, यानी हमने अभी तक इंट्रोडक्शन समझा, फिर हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को अलग अलग वीडियो में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखा जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हम फोर्थ एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल, जिसे हम लोग इंग्लिश में एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर से बहुत अनेक प्रकार के प्रश्नों को देखा जाता है। तो आज हम वायुमंडल को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकतर चीजों को इस वीडियो में प्रयास से पूर्ण कर पाए। चलिए, तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, जिससे कि आने वाला प्रत्येक बिंदु नोट करते चले, जिससे कि वो हमारे लिए भविष्य में काम आने के साथ है। चलिए, वायुमंडल को हम देखते हैं। बिना देर किए प्रारंभ करते हैं चीजों को। तो वायुमंडल को अगर हम दो जगह डिवाइड करें, एक तो होता है वायु और एक मंडल। आप जानते हैं वायु एयर यानी मंडल ग्रुप होता है। वायु का मतलब होता है गैसों का मिश्रण, यानी गैसों का पुंज। जब कई सारी गैसें एक साथ मिलकर जब चलती हैं तो एक वायु का निर्माण करती है, पवन का निर्माण करती है, आपको कई सारी चीजें, हवा जिसको बोल सकते हैं, उसका निर्माण करती है। तो वायु का जो निर्माण होता है वो गैसों के, विभिन्न गैसों के मिश्रण से होता है। आप सीधे सीधे बताएंगे गैसों का मिश्रण। आपको मंडल यानी समूह, तो आप यहां पर सीधे सीधे बोल सकते हैं, स्वतः परिभाषा बताने का काम करेंगे खुद आप। जैसे गैसों के मिश्रण का समूह, गैसों के मिश्रण का समूह वायुमंडल कहलाता है। आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में चीजों को समझने का प्रयास करिए। वायुमंडल को हमने दो जगह डिवाइड किया, वायु और मंडल। और वायु को अभी समझा हमने कि वायु किसे कहेंगे, तो गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। तो ये छोटी सी बात आप लोगों के ध्यान में आई होगी। तो ये जो वायुमंडल है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, अपनी जो अर्थ है, ये अपनी अर्थ है। इस अर्थ के आपने चारों ओर वायुमंडल को देखने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस अर्थ के चारों तरफ जो वायु है, उस वायु का चारों तरफ होने का रीजन क्या होता है, तो आपको ठीक प्रकार से पता भी होगा कि अपनी जो अर्थ है वहां गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये जो सारा जो वायुमंडल का निर्माण होता है, यानी जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो वायु का परिवहन, संचरण होता है, उस संचरण का कारण एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु पृथ्वी के करीब रहती है और उसके द्वारा वायुमंडल का निर्माण होता है। अभी हमने छोटा सा इसका एक इंट्रो समझा है। अभी हम वायुमंडल के कितने सारे लेयर्स होते हैं और लेयर्स में किसका कहां पर उपयोग है, कहां पर हम रहते हैं, कहां पर अन्य चीजें हैं, वो सारी चीजों को देखने वाले। चलिए,
अभी गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, और फिर हमको पता चला कि अपनी जो अर्थ है, ये अर्थ के सबसे ऊपरी जो पहला मंडल पड़ता है, उस मंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अर्थ के चारों तरफ गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट इसको समझने से पूर्व एक और थोड़ा समझ लें कि गैसों का मिश्रण तो है, गैसों का मिश्रण है, लेकिन अपने एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें पाई जाती है, यानी कौन सी गैसें पाई जाती है। तो एक बार नॉर्मली हम पूछ लेते हैं, गैसों का मिश्रण है तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद और भी अगर हम बात करें, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर हम बात करें तो लगभग 99% वायुमंडल में मात्र इन दोनों गैसों का वर्चस्व देखने को मिलता है। बहुधा आप अगर देखेंगे तो 78% इसका और 21% इसका। तो बहुधा 99% जो गैसेस हैं अपने पूरे वायुमंडल में वो कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम बात करें क्या इनके अलावा भी और गैसें पाई जाती है, तो हाँ 1% बचा ना, तो बाकी सारी गैसेस 1% में आती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी और है। एक गैस पाई जाती है आर्गन, आर्गन, इसके अलावा और भी पाई जाती है क्या, हाँ पाई जाती है। एक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ऑफिशियली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ने का काम करते हैं तो पाई ही जाती होगी। इनके अलावा भी क्या कोई और पाई जाती है, जी हाँ। तो आपके लिए बताएं तो एक नियोन गैस पाई जाती है, नियोन। हीलियम भी पाई जाती है, क्रिप्टो भी पाई जाती है, क्रिप्टो, और जेनन, एक्सी, और हाइड्रोजन। तो ऐसे करके हमने जो मैंने गैसेस लिखी है ये घटता हुआ क्रम है। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, ऑक्सीजन इससे कम पाई जाती है, आर्गन इससे भी कम, CO2 इससे भी कम, Na इससे भी कम। और ऐसे करके हमने देखा कि अपना जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक वायुमंडल का निर्माण होता है, और इस वायुमंडल का निर्माण आपको पता है कि वायु में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। तो वो कौन सी गैसें हैं, तो ये सारी गैसेस हैं इस वायुमंडल में, इस अर्थ के चारों तरफ। तो ये क्लियर हुआ हमको कि इस अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल का अर्थ है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण। और कौन सी गैसें, तो ये सारी गैसें हैं। इन सारी गैसों में हमने एक फैक्ट ये पता किया कि दो गैसें 99% है, यानी अपने बहुमत में सबसे अधिक गैसें कौन कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मात्रा 78% और इसकी 21% है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखने मात्र से बहुत महत्वपूर्ण भी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये समझा। अब देखते हैं अगर हम बात करें कि इस वायुमंडल, इस अर्थ को अर्थ के चारों तरफ गैसेस पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है हमने देख लिया। तो इसके चारों तरफ कुछ मंडल पाए जाते हैं। सबसे पहले एक मंडल है, और सबसे पहला जो मंडल है इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे पहले हमको देखने को मिलता है, और क्षोभ मंडल से बाद एक एक करके हम पहले मंडल को देख लेते हैं। इसके जस्ट ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें प्राप्त होता है समताप मंडल।
ठीक है। और इस समता मंडल से जस्ट ऊपर अगर हम जाने का काम करेंगे तो समता मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल, और इस मध्य मंडल के बाद में अगर हम मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल के बाद अगला मंडल में इधर साइड जोड़ने का काम करता हूं, तो इसको कहते हैं हम आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद अंत में एक लास्ट मंडल रह जाता है जिसको हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, बाह्य मंडल। यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल बनाने का काम करते हैं गैसें, वो गैसें अपने गैसों के दाब, ताप, दबाव, अन्य प्रकार की चीजों के कारण कुछ मंडलों का निर्माण करती है और उस मंडलों की कुल संख्या 5 है। पहला हमने देखा क्षोभ मंडल, दूसरा समता मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। इन सभी मंडलों में हमने इससे पहले देख लिया है कि गैसेस की मात्रा पाई जाती है। कौन कौन सी गैसेस हैं तो हमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके पूरा हमने श्रेणी वाइज देख लिया, ठीक है ना। तो जब हमने ये सारी चीजों को देखने का काम किया तो हमको पता चला कि अर्थ से ऊपर भी कई प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। इनको अगर हम इंग्लिश में नाम देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं, और इसको एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर यानी बाहरी साइड में। तो हम एक एक करके सारे मंडल्स को देखने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मंडल आता है उसका नाम क्षोभ मंडल को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला अपना क्षोभ मंडल, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, और ये अपना पृथ्वी के सतह के जस्ट ऊपर पाए जाने वाला मंडल है। अगर हमसे बात की जाए कि पृथ्वी के सतह के सबसे प्राथमिक जो मंडल है वो कौन सा मंडल है तो क्षोभ मंडल है। इस मंडल में अभी आपने देखा होगा बादल, बादल देखें जिनके कारण वर्षा का काम होता है, तो बादल इस क्षोभ मंडल में देखे जाते हैं। आंधी इसी मंडल में देखे जाते हैं। चक्रवात क्षोभ मंडल में आते हैं। बिजली का चमकना, चमकना या गरजना इसी में आती है। धुंध इसी में आती है। धूल, धुंध जो भी कुछ है, यानी कहने का अर्थ ये है बादल, आंधी, चक्रवात, बिजली का चमकना, गरजना, माने एक प्रकार से अपने वायुमंडल में जितने प्रकार की गतिविधियां देखी जाती हैं वो सारी गतिविधियां हमको क्षोभ मंडल में मिलती हैं। और इसीलिए इस क्षोभ मंडल को जब भी एक साथ में कई सारी चीजों का होना पाया जाएगा तो क्या वह मंडल में कहीं शांति दिखेगी? नहीं। तो शांति नहीं दिखेगी, तो इसीलिए यहां पर इसको अशांत मंडल का नाम दिया गया। अशांत मंडल का नाम दिया। अशांत मंडल का नाम दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि सारी गतिविधियां जो भी है, बिजली का चमकना, वर्षा होना, जैसे कि इसमें और भी मैं जोड़ देता हूं, वर्षा, हिमपात, ठीक है, वर्षा, हिमपात, जो भी चीजें देखने को मिलेगी वो सब इसी के द्वारा होती है। इसी मंडल में कई प्रकार की वर्षाएं भी होती है, हिमपात है, ओले पड़ना,
ऐसे करके कई सारी चीजें हम आगे देखने को मिलेंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें हमारे द्वारा जो देखने को मिलती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है, और इन सारी चीजों के कारण यहाँ पर शांति नाम की चीज नहीं होती, और इसीलिए इसको अशांत मंडल घोषित कर दिया गया। हमें पता चला कि अशांत मंडल है भी। फिर इसकी लगभग ऊंचाई कितनी होती होगी? अगर हम बात करें अर्थ से इस क्षोभ मंडल की कितने ऊंचाई होगी, तो इस क्षोभ मंडल से इसकी जो ऊंचाई होगी, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई कहीं कहीं तो 14 किलोमीटर तक दिखाता है, कई सारी बुक्स में 18 किलोमीटर मान सकते हैं। और आप अगर अंदर मतलब मैं बताऊं तो आप 14 से लेकर 18 तक ये देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको 20 किलोमीटर भी लास्ट दिख जाएगा। तो कहने का अर्थ इतना है, आप स्पष्टता समझेंगे कि 1 से 20 तक, 20 किलोमीटर तक यदि आप जाएंगे, 1 से 20 किलोमीटर तक, कहां से? पृथ्वी की सतह से, तो वहां पर क्षोभ मंडल को पाएंगे। 1 से 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो किसको पाएंगे? क्षोभ मंडल को पाएंगे। ये थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें एग्जैक्ट वाली चीजें नहीं देखने को मिल रही हमें, लेकिन इतना ध्यान रखना है जी। अगर हम बात करें कि ये जो चीजें हैं, इसके जस्ट ऊपर, इस क्षोभ मंडल के तुरंत ऊपर ही समताप मंडल आता है, या कुछ वहां पर एक रेखा भी बनी हुई है कुछ अलग से। तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ होती है, और इस लाइन को हम लोगों ने एक नाम दिया है क्षोभ सीमा। तो कहने का मतलब यह है कि इस मंडल को, क्षोभ मंडल को और समताप मंडल को दो जगह विभाजित करने का काम कौन सी रेखा करती है? आप बताएंगे कि क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को विभाजित करने का, अलग करने का काम करती है। तो हमको समझ में आया कि सबसे पहला अपना कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, उसके ऊपर क्षोभ सीमा है, और क्षोभ सीमा के तत्पश्चात हमको समताप मंडल देखने को मिलता है। तो समताप मंडल से पहले क्षोभ सीमा हमें देखने को मिली। आपने अभी सुना होगा ओजोन परत, ओजोन लेयर सुनी होगी, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो जब इस क्षोभ सीमा के ऊपर जाएंगे तो आपके लिए नया मंडल प्राप्त होने वाला है, उसका नाम क्या है? समताप मंडल। और ये जो समताप मंडल आपको दिखेगा, मैं एक बार इसको ठीक से काम कर लेता हूं। इस समताप मंडल के मध्य में क्षोभ सीमा पाई जाती है, वो नहीं, ओजोन परत, ओजोन परत। कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है कि ओजोन परत हमारे क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगा लीजिए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अपने वायुमंडल से संबंधित जितने प्रकार की गतिविधियां हैं वो किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को विभाजित करने का काम कौन करती है? तो क्षोभ सीमा करती है, क्षोभ सीमा करती है। तो ऐसे करके हमने सारी चीजों को देखने का काम किया। तो हम इस वीडियो में इतना ही तक रखेंगे चीजों को, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला समताप मंडल को विस्तृत रूप से देखेंगे। समताप के बाद मध्य मंडल को देखेंगे, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल को देखेंगे, और आयन मंडल के बाद वायुमंडल को ठीक प्रकार से देखने का काम करेंगे। इससे पहले हम आपके लिए दो प्रश्न फिर से देते हैं, और इन दो प्रश्नों का जो जवाब देगा उसके नाम
नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी दो गैसों का बहुमत है? कौन सी दो गैसों का बहुमत है? एक प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी दो गैसों का बहुमत है? सेकंड नंबर, सबसे अंत में कौन सा मंडल आता है? सबसे लास्ट में कौन सा मंडल है, और ये है वायुमंडल में कौन सी दो गैसें हैं जिनका बहुमत अधिक है। तो ये दो प्रश्न सिंपल से आपके लिए इनके आंसर देने हैं, और इनके जो आंसर देंगे उनको नेक्स्ट क्लास में हम अनाउंस करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जबरदस्त मजे में रहिए, और आगे हम अपने चीजों को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं उसका प्रयास करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।